बच्चों, हमें ये पता है कि किशोर अवस्था के दौरान जो है हमारे जनन के लिए हमें परिपक्वता आती है, हम जनन करने के लिए समक्ष होते हैं। पर बच्चों, जो जीव जंतु होते हैं वो अपने पूरे जीवन चक्र में कुछ समय अंतराल के लिए ही जनन के लिए समक्ष होते हैं। अब मानव में ये जनन काल की अवधि कितनी होती है, ये हम जो है इस भाग में जानेंगे। तो चलिए ये भाग जो है हम शुरू करते हैं। तो मानव में जो जीवन काल की अवधि होती है बच्चों, वो कब से शुरू होती है? वो यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी के वर्षों से शुरू हो जाती है। महिलाओं में ये उम्र कब से कब होती है? 10 या 12 साल से जो है आरंभ हो जाती है। और बच्चों, ये खत्म कब तक होती हैं? 45 से 50 की आयु तक ये चलती हैं। यानी कि हमारी स्त्रियों में जो जनन काल है वो कब से कब तक है? 10 से 12 वर्ष से लेकर तो 45 से 50 की उम्र तक। अब बच्चों, हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हमारी जो है अगर निषेचन होता है तो क्या होता है, और अगर निषेचन नहीं होता है तो महिलाओं के शरीर में क्या होता है। बच्चों, हर महीने अंडाशय से एक अंडाणु निकलेगा। ये जो है हमारी गर्भाशय की जो है लाइनिंग्स है, यानी कि दीवारें हैं, जो मोटी परतें गर्भाशय अपने आसपास जो है बना लेता है, हर महीने बनाता है। फिर बच्चों, अगर हमारे अंदर नहीं, तो बच्चों ये देखिए कि इस प्रकार से जो है, अरे यार क्या हो गया। तो बच्चों ये देखिए इस प्रकार से जो है एक अंडाणु जो है हर महीने अंडाशय से निकलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारी गर्भाशय है, ये पूरा जो पोर्शन है ये हमारा गर्भाशय का भाग है। इसमें जो ये बच्चों मोटी मोटी सी आपको दीवारें से दिख रही हैं, ये लाइनिंग्स होती हैं, ये दीवारें होती हैं जो गर्भाशय हर महीने बनाती हैं, इस उम्मीद से कि यहाँ पर क्या होगा, गर्भ धारण होगा। ये लाइनिंग्स हो गई हमारी, यानी कि दीवारें हो गई गर्भाशय की। अब बच्चों, अगर निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा? अगर निषेचन नहीं हुआ तो हमारी जो दीवारें हैं जो गर्भाशय ने बनाई हैं वो टूट जाएंगी, और माहवारी के रूप में जो है खून का रक्त प्रभाव स्त्रियों में होगा, जो कि कितने समय तक चलेगा? 4 या 5 दिन तक चलेगा। और फिर जो है बच्चों, ये जितनी भी जो दीवारें गर्भाशय की बनी थी वो सब टूट के निकल जाएंगी। फिर अगले महीने फिर से यही प्रक्रिया शुरू होगी। बट अगर बच्चों, अगर निषेचन हो जाता है तो क्या होगा? तो बच्चों अब हम जो है इसे देखते हैं। क्या होता है कि जब हर महीने जो है बच्चों एक अंडाशय हर एक अंडाशय में से ओहो तो चलिए बच्चों हम इसे देखते हैं। क्या होता है, हर महीने जो है एक अंडाशय में से एक अंडाणु निकलेगा। अब ये जो अंडाणु है ये हमारा कहाँ जाएगा? ये इस प्रकार से जो है बच्चों, हमारा जो गर्भाशय होता है उसमें कुछ दीवारें बनती हैं, जो मोटी सी दीवारें बनती हैं, इस उम्मीद के साथ कि इसमें जो है गर्भ धारण होगा। पर अगर बच्चों गर्भ जो है वो धारण नहीं होता है, यानी कि जो है निषेचन नहीं हो पाता है, अंडाणु और शुक्राणु का जो है मिलन नहीं हो पाएगा, तो उस दौरान क्या होगा, हमारी जो ये दीवारें बनी हैं गर्भाशय के अंदर, जो मोटी परतें बनी हैं वो जो है बच्चों टूट जाएंगी, और टूट के जो है रक्त प्रवाह के साथ बाहर शरीर के निकल जाएंगी। पर अगर बच्चों निषेचन हो जाता है तो क्या होगा, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो जो है गर्भ धारण हो जाएगा। बच्चों जो यौवन आरंभ होता है उसमें जो हमारे अंडाणु जो हमारे अंदर अंडाशय में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अंडाशय में जो रहते हैं वो क्या होने लगते हैं? परिपक्व होने लगते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, हर 30 दिन के अंदर जो है दो अंडाशय होते हैं, उनमें से हर महीने एक में से अलग अलग महीने एक अंडाशय जो अंडाणु जो है वो बाहर निकलेगा, और वो जो है कहाँ जाएगा?
वो जाता है हमारे बच्चों जब यौवन आरंभ शुरू हो जाता है यानी कि प्यूबर्टी किशोर अवस्था जो है वो चालू हो जाती है, तो उस समय क्या होता है हमारे जो अंडाशय होते हैं उनसे क्या निकलना शुरू हो जाता है, अंडाणु निकलना शुरू हो जाते हैं। और जो अंडाणु रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो परिपक्व होके निकलते हैं, यानी कि पूरे तरीके से तैयार होके निकलते हैं। फिर उसके बाद जो होता है हर अंडाशय हमारे पास बच्चों कितने हैं, 2 अंडाशय होते हैं हर महिला के अंदर। तो एक एक महीना छोड़ के जो है एक अंडाशय में से एक अंडाणु निकलता है, परिपक्व अंडाणु निकलता है। बच्चों इंग्लिश में एक कहावत होती है एज ऑप्टिमिस्टिक एज यूट्रस, यानी कि हमें जो है आशावादी रहना चाहिए, किसकी तरह, गर्भाशय की तरह रहना चाहिए। क्योंकि जो बच्चों गर्भाशय है वो हर महीने अपने आप को तैयार करता है, भले उसमें निषेचन हो या ना हो, निषेचन हो या ना हो, वो अपने आप को जो है बच्चों तैयार करता है कि शायद जो है इस महीने गर्भधारण हो जाए और जो है हमें जो है गर्भ को रखना पड़े। तो बच्चों जो हमारे यौवन आरंभ जब शुरू हो जाता है यानी कि जब किशोर अवस्था होने लगती है, तो तब क्या होता है बच्चों, हमारे जो अंडाणु है कहाँ पे मौजूद है, हमारे अंडाणु जो अंडाशय में मौजूद है वो जो है वो परिपक्व होने लगते हैं। और फिर हमारे अंदर जो अंडाशय है वो कितने हैं, महिला में 2 अंडाशय मिले जाते हैं। तो 1 महीना छोड़ के 1 महीने को हर अंडाशय में से क्या निकलता है, एक अंडाणु निकलता है, जो किस प्रकार होता है, जो परिपक्व होता है प्रजनन के लिए, युग्मनज बनाने के लिए परिपक्व होता है, वो निकलना शुरू होता है। बच्चों इंग्लिश में एक कहावत होती है कि एज ऑप्टिमिस्टिक एज यूट्रस, यानी कि हमें जो है गर्भाशय से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से आशावादी रहना चाहिए। क्योंकि बच्चों जो हमारा यूट्रस यानी कि गर्भाशय होता है वो हर महीने अपने आप को इस प्रकार से तैयार करता है कि उसके अंदर जो है गर्भ धारण होगा और वो जो है गर्भ की उसे देखभाल करनी है। इस प्रकार से वो अपने आप को पूरा तैयार करता है। वो अपने आसपास की जो दीवारें हैं उन्हें मोटी करता है, उनकी जो लाइनिंग्स है उनको मोटा करता है, ताकि जो है वो गर्भ धारण के लिए सक्षम हो सके। तो क्या होता है बच्चों कि जब हमारा अंडाणु और हमारा शुक्राणु जब मिल जाते हैं, यानी कि संभोग के कुछ मिनटों से 5 दिनों के बीच में जो है अगर ये मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निषेचन कहा जाता है। यानी कि जब ये दोनों युग्मक मिलके युग्मनज बना देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, उस क्रिया को निषेचन कहा जाएगा। फिर जब बच्चों निषेचन हो जाएगा, निषेचन कहाँ हुआ बच्चों, डिंब नलिका में हुआ। फिर वहां पर जो है हमारा जो युग्मनज है यानी कि एक कोशिकीय जीव जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, वो विभाजन करेगा और फिर क्या बना देगा, धीरे धीरे करके वो है एक भ्रूण बना देगा। फिर वो जो भ्रूण है बच्चों वो समाविष्ट करना, यानी कि उसके बाद संभोग के कुछ समय के बाद जब उसमें निषेचन हो जाएगा, वो थोड़ा सा बड़ा होके भ्रूण बन जाएगा, तब उसे जो है गर्भाशय के अंदर दीवार से जो है उसे जोड़ दिया जाएगा, वो वहां पर जो है समाहित हो जाएगा। फिर वो यहाँ से, अभी तक यहाँ पे था, फिर वो जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। कितने से कितने दिन लग जाएंगे इसमें बच्चों, 5 से 15 दिन के बीच लग जाएंगे। फिर बच्चों जब अगली माहवारी नहीं आती है तब तक जो है हमें गर्भधारण के लक्षण जो है महिलाओं में पता लगने लग जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा उल्टियां होना या फिर जो है माहवारी का नहीं आना। इस प्रकार से जो है कुछ लक्षण हमें हमारी महिलाओं में दिखने लग जाते हैं अगर वहां पर गर्भधारण हो जाता है। अब बच्चों अगर गर्भधारण नहीं हुआ, निषेचन जो है अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाया, अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिले, तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, जो अंडाणु रहता है और साथ में जो गर्भाशय की जो मोटी स्तर बनाई है, हमारी जो दीवारें बनाई है, क्या बनाई है बच्चों, दीवार जो बनाई थी गर्भाशय ने, वो सब क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। और क्या हो जाएंगी बच्चों, वो निरस्त हो जाएंगी। और उसमें क्या होगा कि रक्तस्राव के साथ में जो है ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर के गर्भाशय की जो दीवारें जो बनाई थी, किनसे बनाई हुई थी, वो वाहिकाएं थी और अलग अलग थोड़े से
हमारे मांस के टुकड़े थे वो जो है वो बाहर निकल आएंगे और इस समय क्या होगा, स्त्रियों में रक्तस्राव होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, माहवारी कहते हैं या ऋतुस्राव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रजोधर्म कहते हैं या फिर हम इसे ऋतुस्राव कहते हैं। क्या होगा बच्चों, एक और बार हम देखते हैं कि अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, अंडाणु और शुक्राणु मिलके जो है युग्मनज नहीं बना पाते, युग्मनज नहीं बना पाते हैं, तो क्या होगा, जो गर्भाशय ने जो मोटी दीवारें बनाई थी कि उसमें गर्भधारण हो सके, और साथ में जो अंडाणु है वो साथ में मिलके क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे, और वो जो है उनमें क्या हो जाएगा, उन महिलाओं में रक्तस्राव हो जाएगा, यानी कि माहवारी आ जाएगी, रजोधर्म हो जाएगा, जो कि चलेगा कितने दिन बच्चों, 3 से 4 दिन तक जो है महिलाओं को रक्तस्राव होगा, जिसके माध्यम से जो है ये रुधिर वाहिकाएं जो है और जो हमारी दीवारें हैं, अंडाणु जो है वो शरीर के बाहर आ जाएंगे। ऋतुस्राव जो है बच्चों हर 28 से 30 दिन में एक बार महिलाओं को होता है। अब बच्चों जो पहला ऋतुस्राव होता है कि जब निषेचन नहीं हुआ है और हमारा जो पहला ऋतुस्राव होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम रजोदर्शन कहेंगे, यानी कि मेनार्च कहेंगे। क्या कहेंगे, जो पहली बार जो यौनारंभ शुरू होता है और पहली बार जो ऋतुस्राव होता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम रजोदर्शन कहेंगे, रजोदर्शन कहेंगे। फिर होता है बच्चों रजोनी वृत्ति, यानी कि जब हमारा आखिरी ऋतुस्राव होगा और जब ऋतुस्राव रुक जाएगा, रुक जाने की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, रजोनी वृत्ति कहते हैं, यानी कि मेनोपॉज कहते हैं। ये कब होता है बच्चों, ये महिलाओं में, हर महिलाओं में अलग अलग समय होता है। कोई जो है वो 45 की उम्र में उनके साथ ये हो जाता है, तो कोई जो है 50 की उम्र तक उनको रजोनिवृत्ति होती है। ये 11 से 12 के बीच में जो है रजोदर्शन यानी कि पहला ऋतुस्राव लड़कियों को होता है। फिर जो है बच्चों ऋतुस्राव कब से कब तक होता है, 12 से 50 साल की उम्र तक जो है ऋतुस्राव हर महीने जो है वो महिला को होगा, सिवाय तब जब उसका निषेचन हो चुका है और उसमें गर्भधारण हो गया है। तो जब तक बच्चों गर्भधारण है, जब तक नवजात शिशु बाहर नहीं आ जाता, तब तक महिला को जो है ऋतुस्राव नहीं होगा। फिर बच्चों जो है 50 साल तक ये चलेगा, जब तक कि अगर आप गर्भधारण नहीं कर रहे हो। उसके अलावा फिर जो है 50 साल की उम्र तक ये होना बंद हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रजोनी वृत्ति कहा जाता है, यानी कि मेनोपॉज कहा जाता है। ये बच्चों आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम से पूछा जाता है कि रजोदर्शन क्या होते हैं, रजोनी वृत्ति क्या होती है। तो हमें याद है कि रजोदर्शन यानी कि पहला ऋतुस्राव जब होगा हमारा किस समय पे, यौवनारंभ के समय, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे रजोदर्शन कहा जाएगा। और जब है 45 से 50 की आयु में जब महिला पहुंच जाती हैं, तब उनमें जो है ऋतुस्राव जो है वो बंद हो जाता है, वो आना रुक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस समय को हम रजोनी वृत्ति कहते हैं। तो बच्चों अब जो है हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है मनुष्यों में लिंग निर्धारण, यानी कि हम पता लगाएंगे, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो शिशु है वो लड़का है या लड़की है। कौन जो है जब युग्मक बनते हैं उनमें किसमें ऐसी संदेश कौन रखता है जो पता लगाता है, जो बाद में जाके बताता है कि भाई ये जो हमें भ्रूण बनाना है ये लड़की का बनाना है या लड़के का बनाना है। ये जो है किस प्रकार से होंगे बच्चों। अब जो है हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है मनुष्यों में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, कि किस प्रकार से जो हमारा नवजात शिशु है वो या तो लड़का होता है या लड़की होता है। इसका जो संदेश है वो कौन पहुंचाता है, कौन अपने साथ रखता है जब ये युग्मक बनते हैं। फिर जब हमारा भ्रूण बनता होता है तब ये संदेश कौन बताता है कि जो है ये भ्रूण है वो लड़के का है या लड़की का है। किस प्रकार से ये क्रियाएं होती हैं ये हम इस भाग में जानेंगे। क्या होता है बच्चों कि ये जितने भी संदेशवाहक जो है वो कौन होता है, इसका गुणसूत्र होता है। बच्चों ऐसा कोई अध्याय हमने अभी तक हमारे विज्ञान में पढ़ा नहीं होगा 8वीं में, जिसमें हमने जो है गुणसूत्रों की बात नहीं की हो, केंद्रक की बात नहीं की हो, क्योंकि बच्चों जितने भी जरूरी चीजें जो हैं वो किनके पास होती हैं, वो इन गुणसूत्रों के पास ही होती है। सारे संदेश जो जिस प्रकार से चीजें होनी है उनके संदेश किसके पास होते हैं, गुणसूत्रों के पास होते हैं।
तो क्या होता है कि हमारे जो गुणसूत्र हैं वो निर्धारित करेंगे कि जो बच्चा बनना है वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा। तो बच्चों ये गुणसूत्र होते क्या हैं? ये हमारे केंद्रक में मिले जाते हैं। केंद्रक के अंदर जो है बच्चों धागों से मिले जाते हैं। इस प्रकार से इनके धागे होते हैं जिन्हें कहा जाता है गुणसूत्र। जब ये और ज्यादा कैसे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, गहरे हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये इस प्रकार का जो है रूप ले लेते हैं। हमारे जो मनुष्य है बच्चों उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? उसमें 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि ये जोड़े में मिले जाते हैं। 23 जोड़े हमारे अंदर पाए जाते हैं। जैसे ये एक जोड़ा है, ये एक जैसे रहेंगे, एक समान, एक इनकी जो है, इनकी जो आकार है, इनका जो लंबाई है वो एक जैसी रहेंगी। तो ऐसे इस प्रकार से कितने जोड़े मिलेंगे हमारे अंदर? हमारे मनुष्य में 23 जोड़े मिलेंगे। अब इनमें से जो है बच्चों 23 जोड़े में से जो पहले 22 जोड़े हैं वो बच्चे के लिंग निर्धारण में उनका कोई काम नहीं रहता है, उनका जो है दूसरे काम रहते हैं। जिसे जिसका किसी का जो है वो हाइट बढ़ाने का, लंबाई का काम रहेगा, तो किसी में जो है बालों के जीन्स रहेंगे, या किसी में जो है आंखों के रहेंगे, अलग अलग प्रकार के जो है ये काम करेंगे, पर इनका जो है लिंग से कोई भी वास्ता नहीं होता है। इन जो पहले 22 होते हैं बच्चों, पहले 22 गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोसोम्स कहते हैं। पहले 22 जोड़े जो गुणसूत्र के हमारे अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक और बार बोलेंगे, ऑटोसोम्स कहते हैं। फिर बच्चों जो हमारा 23वां जोड़ा होता है उसे कहा जाता है लिंग गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। अलग से ही नाम इसका दिया हुआ है क्योंकि यही पता लगाता है कि बच्चे का लिंग कौन सा होगा। तो ये जो है बच्चों 23 वाला, ये दो, इसमें जो है जो दो क्रोमोसोम्स रहेंगे, दो गुणसूत्र जो रहेंगे वो महिलाओं में जो है बच्चों एक जैसे रहेंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया है? एक्स। एक जैसे रहेंगे ये महिलाओं में। महिला जो होगी बच्चों उसमें ये जो लिंग गुणसूत्र हैं वो एक ही प्रकार के पाए जाएंगे, दो एक जैसे गुणसूत्र पाए जाएंगे, जिसे हमने नाम दिया है एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र। और जो बच्चों हमारा पुरुष है उसमें जो है दो प्रकार के क्रोमोसोम अलग अलग पाए जाएंगे। इसका हमने नाम क्या दिया है? ये एक्स है और एक वाई हो जाएगा। तो अब बच्चों आप यही जान के देख सकते हैं कि जो लिंग निर्धारण है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किस पे पुरुष पर निर्धारित हो रहा है। अब जो है बच्चों महिलाओं में जो है दोनों एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाएंगे, यानी कि कितने होंगे? 44। तो बच्चों हमने देखा कि महिलाओं में जो है दो एक्स गुणसूत्र पाए जाएंगे, यानी कि टोटल जो है अगर हमारे पास 46 है, 47 है, तो उनमें से जो है 44 ऐसे हो जाएंगे और साथ में जो है एक्स एक्स दो इस प्रकार से हो जाएंगे, है ना। फिर पुरुषों में हम किस तरह से दर्शाएंगे? 44 ऐसे प्लस साथ में एक्स और एक वाई, ठीक है। अब इनके जो है बच्चों युग्मक बनेंगे, यानी कि गैमेट्स बनेंगे, तो क्या होंगे? सब कुछ आधे हो जाएंगे, है ना। जो हमारे 47 क्रोमोसोम से 47 गुणसूत्र हैं उनमें से सिर्फ 23 गुणसूत्र जो है वो हर युग्मक में जाएंगे। तो इनमें से क्या होगा? जितने भी जोड़े हैं सभी जोड़े में से एक एक क्रोमोसोम आ जाएंगे, एक एक गुणसूत्र आ जाएंगे। तो इनमें से भी जो है ये जो 44 है, यानी कि 44 जो है उनमें से 23 आ जाएंगे, और इस एक्स एक्स में से इसमें से भी एक ही आएगा क्योंकि ये दोनों जो है वो एक जैसे हैं, तो इसमें से एक एक्स आ जाएंगे। तो महिलाओं में किस प्रकार से बन जाएगा? 23 प्लस 23 प्लस एक्स हो जाएगा। और जो हमारे पुरुष है, पुरुष में जो है फिर दो तरीके के युग्मक बनेंगे। कुछ युग्मक जो है उसमें ये जो है वो तो एक जैसे एक ही प्रकार के रहेंगे, ये 23 हो जाएंगे इसके आधे, और कुछ में जो है वो एक्स वाला क्रोमोसोम आएगा, तो कुछ में जो है वो वाई वाला क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र आएगा। तो जो हमारी महिला है उसमें तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, किस प्रकार के? 23 प्लस एक्स वाले। और जो पुरुष हैं उसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, 23 प्लस एक्स, और कुछ जो होंगे वो 23 प्लस वाई बन जाएंगे, है ना बच्चों। तो ये
मादा में सिर्फ 22 प्लस एक्स होगा। तो बच्चों जो महिला है उसमें तो जो आखिरी वाला जो लिंग गुणसूत्र है वो भी एक ही प्रकार का है, दो एक जैसे एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो इसमें जो हम लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे इसे, हमारे 44 तो एक जैसे जो है दो दो के जो एक एक के जो दो जोड़े हैं वो मिलेंगे, साथ में जो है एक्स एक्स ये लिंग क्रोमोसोम गुणसूत्र हो जाएंगे। अब जो है पुरुषों में क्या होगा, पुरुषों में ये 44 तो ऐसे ही रहेंगे, पर साथ में जो है ये दो अलग अलग तरीके के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये एक्स और वाई दो अलग गुणसूत्र मिल जाएंगे। अब बच्चों महिलाएं जो हैं उनके जब युग्मक बनेंगे, युग्मक में क्या होता है बच्चों, जो हमारे 47 गुणसूत्र रहते हैं उनके आधे गुणसूत्र जो है वो युग्मक में जाते हैं, तो 47 का आधा यानी कि 23 जो है गुणसूत्र इसमें मिलेंगे। तो जो हमारे पास हर एक एक जोड़ा जो है कितने में 22 जोड़े जो हमारे पास मिलते हैं उनमें से हर एक में से जो है एक एक इसमें आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 22, तो गुणसूत्र कौन कौन से हो जाएंगे, ऑटोजोम्स के हो जाएंगे, और साथ में जो है महिला में तो दोनों एक जैसे ही क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, एक जैसे गुणसूत्र मिल रहे हैं, तो इसमें से सिर्फ एक आएगा, कोई सा भी एक ले लो, तो ये कैसे सेम सेम युग्म हो जाएंगे, तो ये 22 प्लस एक्स बन जाएगा। अब बच्चों जो है हम देखेंगे पुरुषों में, पुरुषों में क्या होगा, पुरुषों में तो दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे, क्योंकि कुछ युग्मक में जो है वो ये वाला जोड़ा जाएगा एक्स जाएगा, तो कुछ में जो है वो वाई जाएगा। तो पुरुषों में जो है दो प्रकार के गुणसूत्र बनेंगे, तो जो ये हमारे 44 है इनमें से एक एक आ जाएगा, तो ये 22 हो जाएंगे गुणसूत्र, और साथ में जो है कभी जो है एक्स ये वाला निकलेगा, तो बच्चों अब हमने ये देखा कि महिलाओं में जो है, तो बच्चों अब हमने देखा कि महिलाओं में जो दो गुणसूत्र है लिंग गुणसूत्र है वो एक जैसे ही रहेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं हर इंसान में, हमारे इसमें पाए जाते हैं 47, तो 47 में भी कितने होते हैं जोड़े में पाए जाते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 23 जोड़े हो जाएंगे। तो उनको अगर हम लिखना होगा लिंग का गुणसूत्र को अलग लिख के, तो कैसे लिखेंगे, पहले 44 प्लस 7 में महिलाओं के लिखेंगे, तो एक्स और एक्स एक जैसे दोनों क्रोमोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये महिलाओं का हो गया। और फिर जो है पुरुषों में क्या हो जाएगा, हमारा 44 प्लस एक्स और वाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो अलग गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, एक एक्स मिलेगा एक वाई मिलेगा। तो महिलाओं का जो बच्चों युग्मक बनेंगे, युग्मक में क्या होता है, युग्मक में जो है जो आधे क्रोमोसोम्स आते हैं, मतलब टोटल जो है हमारे 47 जो है उनमें से सिर्फ 23 क्रोमोसोम 23 गुणसूत्र हैं वो युग्मक में आएंगे। कैसे आएंगे, जो जोड़े मिले जाते हैं 23 जोड़े हैं उनमें से एक एक गुणसूत्र जो है वो युग्मक में आ जाएंगे। तो पहले 22 जो है वो ऐसे आ जाएंगे, एक एक करके आ जाएंगे, फिर बाद में जो है हमारा 23वां जो लिंग क्रोमोसोम है उनमें से एक गुणसूत्र आ जाएगा। तो महिलाओं में तो दोनों एक जैसे ही होते हैं लिंग गुणसूत्र, तो कौन सा आ जाएगा, सिर्फ एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे जिसे हम कहेंगे 22 प्लस एक्स कहेंगे। अब जो है बच्चों हमारे पुरुषों में क्या होगा, उसमें जो है 22 प्लस, यहाँ पे तो ये युग्मक बना। अब हम वो जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, हमारे पास पुरुषों में कितने होंगे, टोटल हमारे पास 47 होंगे, उनको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 44 तो इस प्रकार से हो जाएंगे, और दो जो लिंग क्रोमोसोम्स है लिंग गुणसूत्र जो है वो अलग अलग रहेंगे, यानी कि एक्स और वाई दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसके जो युग्मक हम बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे, इनमें से जो है एक एक ले लेंगे, तो ये 22 हो जाएंगे, और इनमें से जो है कभी x लेंगे कभी y लेंगे, तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पुरुषों में दो प्रकार के युग्मक बन जाएंगे, तो पहले कौन से हो जाएंगे 22 प्लस x हो जाएंगे, और दूसरे जो है वो 22 प्लस y हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा बच्चों कि हमारे जो महिलाएं और जो पुरुष हैं उनमें अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। महिला में सिर्फ एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा जिसमें क्या जिसके गुणसूत्र किस प्रकार से होंगे 22 प्लस एक्स होंगे, और जो हमारे पुरुष हैं उसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे जिन्हें हम कहेंगे 22 प्लस एक्स, और दूसरे प्रकार के जो युग्मक होंगे वो होंगे 22 प्लस वाई हो जाएंगे। अब बच्चों क्या होगा कि ये जो अब ये वाले ये अंडाणु में रहेंगे, ये जो है ये शुक्राणु में रहेंगे। अब जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे
तो ये जो है केंद्रक के जब इनके केंद्रक मिलेंगे तो ये जो है ये भी मिल के जो है पूरे के पूरे 47 गुणसूत्र बना देंगे। तो अब ये जो X वाला है ये या तो जो शुक्राणु जिसके पास ये वाला मिल रहा है उससे मिलेगा, या फिर वो शुक्राणु जिसके पास 22 + Y है उससे मिलेगा। तो अगर ये X से मिलता है, अगर ये X बनते हैं बच्चों, तो ये क्या बनाएंगी, ये एक मादा बनाएंगी यानी कि लड़की का जन्म होगा। और अगर ये X जो है Y से मिलती है तो एक पुरुष यानी कि नर का जन्म होगा। तो बच्चों हमने इससे क्या जाना कि कौन सा पुरुष का कौन सा युग्मक है वो विलीन होगा हमारी मादा की युग्मक से, वो पता लगाएगा कि जो बच्चे का जो लिंग है वो कौन सा होगा। अगर जो है कौन सा शुक्राणु X वाला जिसमें X लिंग गुणसूत्र है वो अगर इसके साथ मिलता है, अंडाणु के साथ मिलता है, तो क्या बन जाएगी, मादा बन जाएगी। और अगर जो है Y वाला गुणसूत्र, अगर इस Y वाला गुणसूत्र वाला युग्मक जो है वो हमारे अंडाणु से मिलता है तो कौन क्या बन जाएगा, वो नर बन जाएगा। इस प्रकार से ये X मिल रहा है, इसके अंदर कौन सा गुणसूत्र है, इस शुक्राणु में X वाला गुणसूत्र है, इस शुक्राणु में Y वाला गुणसूत्र है। और मादा जो है उसमें तो हर बार X ही मिलेगा क्योंकि एक ही लिंग का क्रोमोसोम उसमें मिल जा रहा है, तो युग्मक भी जो है उसमें भी एक ही प्रकार मिलेगा। तो ये जो है अगर XX मिलता है तो मादा बनती है और XY मिलता है तो पुरुष बनता है। जैसे हमने एक बार ये देख लिया, पुरुष के जो शुक्राणु है उसमें 2 तरीके के युग्मक रहेंगे, 2 तरीके के शुक्राणु रहेंगे। कौन से, एक जिसमें X गुणसूत्र हो और दूसरे जिसमें Y गुणसूत्र हो। मादा जो है उसमें तो एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा क्योंकि उसके जो लिंग गुणसूत्र थे वो एक ही प्रकार के थे, एक जैसे 2 थे, सेम टू सेम एक जैसे 2 थे, है ना। और जो हमारे पुरुष थे उसमें जो है वो एक X था तो दूसरा जो था वो Y था। तो अगर XX मिलता है तो बच्चों क्या बनता है, मादा बनती है, और XY बनता है तो नर बनता है। बहुत सारे जो जगह हैं बच्चे जहाँ पर इतनी शिक्षा का प्रभाव है वहां पर ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी लड़कियों को जो है इस चीज का दुख झेलना पड़ता है कि वो एक लड़के को जन्म नहीं दे पाती हैं। वहां पर जो है उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है क्योंकि बच्चों आज भी जो है बहुत सारे जगहों पर लड़कों को लड़का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है कि लड़का जो है वो पीढ़ी को, वंश को आगे बढ़ाता है। इसलिए जो है महिला को एक लड़का पैदा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो आजकल के बच्चों हमारे नए ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़की लड़कियां जो है एकदम बराबर सी रहती हैं। पर आज भी पिछड़ी बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार से जो है लड़कियों को ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। पर बच्चों वहां पर जाके बताना चाहिए हमें कि इसमें मादा का कोई दोष नहीं होता है। ये जो लिंग निर्धारित का जो काम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के ऊपर होता है कि उसके युग्मक कौन से हैं, कौन से जो है वो मिल रहे हैं। और बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें 50-50 चांस होगा, या तो जो है क्योंकि जब युग्मक रहेंगे उसमें तो X भी रहेगा Y भी रहेगा। अब वो तो उस टाइम के 50-50 चांस पे निर्धारित होता है कि कौन सा जो है पहला जाके अंडाणु में छेद करके जो है अंदर जाके केंद्रक के साथ मिल जाएगा। अब अगर X वाला मिल जाएगा तो वो मादा बन जाएगी, और अगर Y वाला मिल जाएगा तो वो नर बन जाएगा। तो बच्चों अभी तक जो है हमने हमारे किशोर अवस्था में होने वाले सारे परिवर्तनों को देखा, फिर हमने जो है बहुत सारे लक्षण देखे, हमने देखा कि किस प्रकार से लिंग जो है निर्धारित होता है, तो हमने जो है माहवारी के बारे में पढ़ा। अब जो है बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो होता है जनात्मक स्वास्थ्य। यानी कि बच्चों ये जो उम्र होती है, किशोर अवस्था की जो उम्र है वो बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील वाली होती है। इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस समय हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे परिवर्तनों को झेलता है। तो उसके लिए हमें अच्छे खान पान की, अच्छे दिनचर्या की ज़रूरत होती है, तभी जाकर जो है हमें हष्ट पुष्ट वयस्क में तब्दील होते हैं। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, वो अब हम इस भाग में देखते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमें जो है किशोरों को इस समय बहुत ज़्यादा
पोषण की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारा वृद्धि के साथ-साथ में हमारा शरीर का भी जो है विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए इस समय हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ को इस्तेमाल करना चाहिए हमारे खाने में। हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाना कम करना चाहिए। जैसे कि जो हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, वो हम खाना चाहिए बच्चों, पर एक अधिक मात्रा बहुत ज़रूरी होती है। हमें जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट में क्या-क्या पाया जाता है, सब्जियाँ, ब्रेड और हरी सब्जियों को अपने अंदर हमारे खाने में लाना चाहिए। फल फ्रूट्स को हमारे खाने के अंदर लाना चाहिए। फिर प्रोटीन के लिए हमें दूध पीना चाहिए। हमें जो है मांस मच्छी जो खाते हैं उन्हें उसका सेवन करना चाहिए। जो मांस मच्छी नहीं खाते तो उन्हें दालें खूब सारी खानी चाहिए, क्योंकि दालों में भी बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। फिर वसे के लिए यानी कि फैट भी हमारे लिए अच्छा वाला जो फैट होता है बच्चों, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये एक भ्रम है कि जो फैट है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, जो वसा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, पर एक मात्रा में वसा भी हमें चाहिए। अब वसे के लिए हम जो है नारियल बहुत बड़ा अच्छा स्रोत माना जाता है, जो मीट है उसे अच्छा स्रोत माना जाता है, एवोकाडो को बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इस प्रकार से जो है बच्चों हमें हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। अब बच्चों ये देखते हैं हम, अब जो है बच्चों हमारी बढ़ती उम्र रहती है, तो इसमें हमें हमारे सारे दिनचर्या पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें जो है नियमित रूप से योगा या फिर व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि ये हमारे शरीर में तंदुरुस्ती और फुर्ती जो है बनी रहे, हमारा जो दिमाग है वो अच्छे से काम करे। साथ में जो है हमें हमारे हाथ जो है हमेशा धोते रहने चाहिए, ताकि हम जो है बीमारी, जीवाणु, विषाणु से जो है दूर रहें। हमें बुखार, सर्दी, खांसी जैसी चीज़ें ना हो, या फिर दूसरी जानलेवा बीमारियों से हम बचे रहें। अब जो है बच्चों, किशोरों को स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। जैसे हमने कहा प्रतिदिन जो है हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि बच्चों हमारे अंदर जो है वो ग्रंथियाँ हमने देखी किस प्रकार से ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहती हैं, जिससे हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हमें कील मुहासे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें जो है प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ताकि जो हमारे अंदर जीवाणु का जो संक्रमण हो उससे हम बच सकें। साथ में ही जो है हमें शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, ताकि जो है हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, फिट रहे। हमें जो है बच्चों इस समय अच्छी संगतियों में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो गलत संगति के चपेट में आ जाते हैं बच्चों, और जो है गलत चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, जैसे कि ड्रग्स और शराब। इन चीज़ों से जो है बच्चों हमें दूर रहना चाहिए, या ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उनसे दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए, उनसे जो है हमें दूर रहना चाहिए। और अगर कोई हमारा दोस्त जो इन चीज़ों के सेवन करने लग गया है, या फिर आपको लग रहा है कि गलत संगति में जा रहा है, तो आपको उसे समझाना चाहिए, और अगर वो नहीं समझे तो आपको उसके माता-पिता तक ये बात पहुँचानी चाहिए, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ होता है कि अगर आपका दोस्त कैसी गलत संगति में चला गया है तो आप उसे उससे बाहर निकालें। अब क्या होता है बच्चों, एक महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी जगहों पर बच्चों क्या होता है, आज भी जो है बाल विवाह होते हैं। हमारे अंदर जो है सरकार ने बहुत पहले से कानून बना रखा है कि जो है लड़कियों की शादी 18 वर्ष के पहले आप नहीं कर सकते, और लड़कों के लिए जो बालिग उम्र जब वो शादी कर सकता है वो क्या होती है, वो 21 वर्ष होती है। पर बहुत सारी जगहों पर बच्चों क्या होता है कि आज भी बाल विवाह जैसे कुप्रथा जो है वो मौजूद होती है। उसमें 18 की उम्र से पहले ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, और अगर वो बच्चों इससे कम उम्र में जो है वो मातृत्व करती हैं, यानी कि अगर माँ बन जाती है, गर्भ धारण कर लेती हैं, तो वो उनके मानसिक रूप के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बच्चों ये उम्र में हम होते तो बच्चे ही हैं ना, बच्चे हैं। तो अगर बच्चे ही बच्चों को जन्म देंगे तो उनकी मानसिक स्थिति किस प्रकार से डगमगा जाएंगी, और उनका जो शरीर है वो भी इस तरीके से परिपक्व नहीं होता है कि वो अपनी एक बच्चे को जो है जन्म दे सके। बच्चे को जन्म देना बच्चों एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसमें जो है हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी हमें जो है ताकत की ज़रूरत होती है, जो 18 साल के पहले तक के बच्चे
छोटे होते हैं उनमें इस प्रकार नहीं रहती है। तो अगर वो इस प्रकार से बाल विवाह के बाद माँ बन जाती हैं तो उनमें जो है बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ जाती हैं, दोनों में ही आ सकती हैं, बच्चे में भी आ सकती हैं और माँ में भी आ सकती हैं। और इस प्रकार जो है इस तरीके की युवा स्त्रियों को बच्चों व्यवसाय में या उनका जो बच्चों ये समय तो क्या होता है जिसमें हम हमारी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, हम हमारे करियर पर ध्यान दें, हम हमारे आगे होने वाले हमारे सारे अवसरों पर ध्यान दें। और इस प्रकार से जो है अगर वो इतनी सी ही उम्र में अगर माँ बन जाती हैं तो वो इन सब चीजों में उनके अवसरों में भी कमी आ जाती है। फिर बच्चों हम देखेंगे कि एक प्रकार का वायरस जो हमारे मानव में पाया जाता है या हमें संक्रमित कर जाता है वो कौन सा होता है बच्चों, HIV यानी कि इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये क्या होता है बच्चों, ये एक बहुत ही जानलेवा बीमारी कर देता है हमारे अंदर जिसे कहा जाता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किस कारण से होता है बच्चों, इसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं जब इसलिए हमारे अंदर संक्रमित हो जाता है। ये किस किस कारणों से संक्रमित हमें कर सकता है, सबसे पहला यौन संभोग के दौरान अगर हम जो है यौन संभोग कर रहे हैं और उसमें जो है तो बच्चों इसके जो फैलने के हैं कारण कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हो सकता है असुरक्षित यौन संभोग, यानी कि अगर आप निरुद्ध का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अगर एक जीव को जो है नर या मादा में से किसी एक को अगर एड्स है तो वो दूसरे को भी फैल सकता है। फिर दूसरा प्रसवकालीन के दौरान माता से जो है ये बच्चों के अंदर इस प्रकार से वायरस आ सकता है। फिर अगर रुधिर संरक्षण यानी कि अगर आपने किसी को खून दिया है या किसी से खून लिया है और अगर उसको ये HIV का वायरस है तो ये आपके अंदर आ सकता है। या फिर जो है बच्चों हमने अगर किसी और के द्वारा एक ही से इस्तेमाल किया हुआ इंजेक्शन और ये सब इस्तेमाल करते हैं, उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी, जिससे कि हमें खून, जैसे कि आपने एक को किसी को जिसको HIV वायरस है उसे इंजेक्शन लगाया, सुई लगाई और उसी सुई से फिर आपको भी जो है इंजेक्शन लगा दिया तो उससे क्या होगा, उससे भी हमें जो है HIV का संक्रमण फैल सकता है। बच्चों ये जो होती है ये बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है, एड्स बहुत ही जानलेवा बीमारी है। तो बच्चों इससे घबराए नहीं, इससे जो है हम सिर्फ बच सकते हैं। तो बचने के तरीके क्या हैं कि हमेशा असुरक्षित यौन संभोग ना करें, हमेशा जो है निरुद्ध का इस्तेमाल करें। फिर प्रसवकालीन में तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, साथ में जो है अगर हम किसी से खून देते हैं या खून लेते हैं तो उसकी जांच हो और साथ में जो है किसी भी दूसरे प्रकार का दूसरे से द्वारा इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन को इस्तेमाल ना करें। इस प्रकार से जो है हम HIV से बच सकते हैं। तो बच्चों हमने जो है हमारा पूरा चैप्टर जो है आराम से बातों ही बातों में जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा खत्म कर लिया है। अब जो है हम इसको एक बार क्या करेंगे, दोहरा लेंगे, ताकि जो है जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि आपके दिमाग में ये पूरी की पूरी कहानी छप जाए कि आपको क्या क्या रूपरेखा से इन सब चीजों को याद रखना है। तो चलिए बच्चों दोहराने का ये जो सिलसिला है वो हम शुरू करते हैं। हमने क्या देखा था बच्चों कि जो यौवनारंभ शुरू हो जाता है हमारा, तो बच्चों हमने देखा था कि किशोर अवस्था की उम्र कब से कब तक होती है, 11 से 19 साल की जो उम्र है वो किशोर अवस्था की उम्र होती है। इसमें जो यौवनारंभ होता है यानी कि जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो इस समय बहुत ज्यादा होते हैं। वो इस प्रकार से होते हैं कि जनन करने के लिए व्यक्ति को सक्षम बना देते हैं। अब हमने इसमें देखा था कि जो हमारे जनन अंग रहते हैं उनमें जो है वृद्धि होती है, वो परिपक्व होते हैं। तो जो हमारा वृक्षण होता है और लिंग होता है इसका जो आकार है वो बड़ा होता है। साथ में जो महिलाओं में, लड़कियों में जो स्तन होते हैं उनका आकार जो है वो बड़ा होता है, वो विकसित होते हैं। साथ में ही जो है लड़कों के मुंह पे दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं। स्वर यंत्र यानी कि जो उनकी आवाज है वो गहरी होने लगती है, यानी थोड़ी सी आवाज जो है वो फटने लगती है। साथ में जो है प्यूबिक हेयर्स का, प्यूबिक छाती जो है वो चौड़ी होने लगती है, जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा सा चौड़ा होने लगता है। लड़कियों में जो है कमर के नीचे वाला जो भाग है वो थोड़ा चौड़ा होने लगता है। साथ ही में लड़कियों में क्या होता है
लंबाई में भी वृद्धि आती है। बच्चों हमने एक और चीज इसमें देखी थी कि किशोर अवस्था जो है लड़कियों में कुछ समय पहले आ जाती है लड़कों के मुकाबले। अब ये जो यौवनारंभ होता है और जन अंगों का जो परिपक्वता होती है, परिवर्तन जो हमारे इसमें आते हैं, वो हमने देखा था कि किसके माध्यम से आते हैं, वो होते हैं बच्चों हार्मोन्स की वजह से। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं वही इन्हें नियंत्रित करते हैं और वही इन्हें लाते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो बनते कहाँ पर हैं बच्चों? ये हमारे हार्मोन्स जो है वो अंतःस्रावीय ग्रंथियों में बनते हैं। अब ये जो अंतःस्रावीय ग्रंथियां जो थी वो कौन कौन सी हमने देखी थी? पहली हमने देखी थी, पहली जो है हमने देखी थी हमारी पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि कही थी। फिर उसके साथ जो है हमने दूसरी ग्रंथियां देखी थी जैसे थायराइड, पैराथायराइड, अग्राशय। फिर जो वृक्षण और अंडाशय थे वो भी एक तरीके से ग्रंथियां, अंतःस्रावीय ग्रंथियां थी जो कुछ हार्मोन्स बना रही थी। हमने इन सारी ग्रंथियों को पढ़ा था। इन ग्रंथियों में हमने जो है हार्मोन्स देखे थे। हम हार्मोन्स को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला हमने देखा था पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में हमने कहा था ये जो है ये मास्टर ग्रंथि है। ये अपने कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो फिर जाके दूसरे अंतःस्रावीय ग्रंथियों के पास जाती हैं और उनसे जो है अपने अपने हार्मोन्स को निकलवाने के लिए बोलती हैं। और साथ साथ में ये अपना खुद का एक और हार्मोन बनाती है जिसका नाम क्या होता है? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर के विकास में काम आता है, हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाने में काम आता है। अगर इसकी मात्रा जो है, हमने देखा था बच्चों हार्मोन्स जो है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर ये मात्रा से ज्यादा बन जाते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, अगर ये मात्रा से कम बन जाते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। तो अगर वृद्धि का हार्मोन ज्यादा बन जाता है तो फिर हमने देखा था कि हमारे इसमें क्या हो जाता है? विशालता हो जाती है, बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और अगर इसकी जो कमी हो जाती है तो बच्चा क्या रह जाता है? बोना रह जाता है। फिर हमने देखा था कि ये अगर 21 साल के बाद यानी कि वयस्क में अगर इसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है तो उससे क्या कहा जाता है? अतिकायता बीमारी हो जाती है। फिर हमने एक और देखा था थायराइड। ये क्या करता है बच्चों? थायराइड की जो ग्रंथियां होती हैं वो कौन सा हार्मोन बनाता है? थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। वो हमारे अंदर सारी चयापचय की जो गतिविधियां हैं वो संभालता है। फिर उसमें देखा था हमने थायराइड जो है वो निष्क्रिय फॉर्म में जो है थायरोक्सिन बनाता है। उसके लिए अगर हमें उसे सक्रिय करना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? आयोडीन चाहिए होता है। फिर जो आयोडीन है, अगर आयोडीन की मात्रा हमारे खाने पीने में कम होती है तो थायरोक्सिन की मात्रा भी हमारे शरीर में कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है बच्चों? गॉइटर नामक बीमारी होती है। उसमें जो है हमारा गला जो है वो सूज जाता है। फिर हमने देखा था कि वृक्षण और अंडाशय ये भी अपने अपने में यानी कि लिंग में जो है कुछ हार्मोन्स बना रहे हैं। जैसे कि जो वृक्षण है वो कौन सा हार्मोन बनाता है? वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाता है जो हमारे दूसरे लक्षण लाने में और युवा किशोर अवस्था में बहुत ज्यादा इस हार्मोन की जरूरत पड़ती है। अंडाशय जो है वो दो हार्मोन्स बनाती है। कौन कौन से? पहला था हमारा एस्ट्रोजन और दूसरा था बच्चों हमारा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन तो है बच्चों वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हार्मोन हो जाता है, क्योंकि वो पूरा गर्भ धारण करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। गर्भाशय में अगर आपको भ्रूण रखना है तो गर्भाशय को तैयार करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। अगर इसकी मात्रा जो है कम हो जाती है तो महिलाओं में बांझपन हो जाता है। फिर हमने थायराइड से ही जुड़ा एक और हार्मोन देखा था जो होता है ग्रंथियां। थायराइड के ही पीछे की साइड जो है ग्रंथियां मिली जाती हैं जिन्हें हमने क्या कहा था? पैराथायराइड ग्रंथियां कही थी। वो जो है बच्चों कौन सा हार्मोन बनाती है? पैराथार्मोन बनाती हैं। उसका काम क्या होता है? हमारे रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पैराथार्मोन थायराइड हार्मोन करता है। अगर बच्चों इसकी मात्रा भी ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? ये इसको क्या, इसका दिमाग में तो एक ही भूत सवार रहता है कि मुझे जो है कैल्शियम की मात्रा रक्त में बढ़ानी है। तो ये क्या करेगा? अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये हमारी जो हड्डियां होती हैं बच्चों, हड्डियों को गलाने लग जाएगा। हड्डियों में कैल्शियम होता है तो उसे निकाल निकाल के किस में डालता जाएगा? रक्त में डालता जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने हार्मोन्स देखे थे। और हमने
हमने कुछ और हार्मोन्स देखे थे। कौन कौन से हार्मोन्स देखे थे हमने? हमने अग्राशय के हार्मोन्स देखे थे। इसमें दो तरीके के हार्मोन बनते थे, इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। ये जो है एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते थे। ये किसका काम नियंत्रित करते थे? शक्कर का काम नियंत्रित करते थे हमारे रक्त के अंदर। शर्करा का काम जो है नियंत्रित करते थे। इंसुलिन जो है रक्त में शक्कर की जो मात्रा है उसको कम करने का काम करती थी, और ग्लूकागॉन जो है रक्त में शक्कर की मात्रा को बढ़ाने का काम करता था। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती थी तो हमने देखा था कि मनुष्य को क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। फिर हमने जो है एक और हार्मोन देखा था जिसका नाम था एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड जो थी, एड्रिनल ग्रंथियां जो थी, वो एक प्रकार दो हार्मोन्स बना रही थी बच्चों। एक कॉर्टिसोल बना रही थी और दूसरा जो था वो एड्रिनलिन बना रही थी। कॉर्टिसोल का काम क्या था बच्चों? कॉर्टिसोल का काम था कि जितनी भी चयापचय की जो गतिविधि थी उसे गति को नियंत्रित करना, साथ में जो है पानी और नमक को जो है अपने शरीर में नियंत्रित रखना। फिर हमने देखा था जो एड्रिनलिन है वो हमारे तनावपूर्ण स्थितियों में हमारे काम आता है। ये हमारे शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों को से बचाने के लिए जो है वो तैयार करता है। फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम अभी देख चुके हैं। फिर क्या होता है बच्चों? गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं, हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि आशावादी होना चाहिए हमें। किसकी तरह? हमें गर्भाशय की तरह आशावादी होना चाहिए, क्योंकि हर महीने जो है गर्भाशय अपनी दीवारों को, अपने आसपास की जो दीवारें हैं उन्हें मोटा करता है, उन्हें तैयार करता है। किसके लिए? गर्भ धारण करने के लिए, कि युग्मज जो है वो वहां पर जाके तैयार होगा और फिर जो है एक शिशु का रूप लेगा। उसके लिए जो है गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है कि वो उसे धारण कर सके। फिर बच्चों हमने देखा था कि निषेचन, यानी कि निषेचन हमने पढ़ा था कि अगर शुक्राणु और अंडाणु अगर मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं? युग्मनज बना देते हैं, यानी कि जायगोट बना देते हैं, तो इस क्रिया को हमने क्या कहा था? इस क्रिया को हमने निषेचन कहा था। पर अगर बच्चों निषेचन हमारे शरीर में नहीं होता है तो हमारे अंदर क्या होता है? ऋतुस्राव यानी कि रजोधर्म होता है। इसमें क्या होगा कि जो हमारी गर्भाशय की दीवारें जो उसने तैयार की थी गर्भ धारण करने के लिए, वो धीरे धीरे जो है वो निरस्त हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और अंडाणु जो एक आया था हर महीने गर्भाशय से जो निकला था, वो और जो दीवारें हैं वो निकल के रक्त स्राव करेंगी। लड़कियों में जो है वो खून निकलेगा। कितने दिनों तक ये चलेगा? ये रक्त स्राव जो है, ऋतुस्राव जो है, वो 3 से 4 दिन तक चलेगा। रक्त के फॉर्म में जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों ये जो रजोधर्म है हर महीने 30 दिन के अंतराल में हर महिला के शरीर में होगा। जो है रक्तस्राव हर महीने 3 या 4 दिन तक रहेगा। और जो बच्चों पहला जो रजोधर्म होता है उसे हमने क्या नाम दिया था? रजोदर्शन नाम दिया था, जो 12 से 13 साल की उम्र में लड़की को पहली बार होता है। और फिर हमने जब ये खत्म हो जाता है 45 से 50 की उम्र में, जब ये रजोधर्म आना बंद हो जाता है तो उसे हमने रजोनिवृत्ति नाम दिया था। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा था। फिर जो है बच्चों हमने देखा था कि हमने जो है शिशु का लिंग किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। हमारे अंदर जो है 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से जो है 23 मतलब कितने 23 जोड़े होते हैं, उसमें से 22 जोड़े जो होते हैं बच्चों उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। यानी कि वो जो है वो लिंग निर्धारित में कोई काम नहीं आते हैं, वो कुछ और कामों में काम आते हैं। जो हमारा 23वां पेयर यानी कि 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, वो डिटरमाइन करता है, वो पता लगाता है कि जो युग्मज होगा वो एक लड़के बनाएगा या एक लड़की बनाएगा। तो बच्चों जो महिला होती है उसमें कौन से युग्मज पाए जाते हैं? 22 + 1 पाया जाता है, क्योंकि युग्मज जो होंगे, गेमेट्स जो होंगे बच्चों, उसमें आधे ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारे जो 22 जोड़े हैं उनमें से सिर्फ एक एक आएगा, तो 22 तो ये गुणसूत्र हो जाएंगे। और अगर एक जैसे महिलाओं में जो है बच्चों हमने देखा था एक ही जैसे 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और पुरुष में जो है 2 अलग अलग प्रकार के लिंग गुणसूत्र 23वें नंबर पे पाए जाते हैं।
तो महिलाओं में एक जैसे ही पाए जाएंगे तो एक ही प्रकार का जो है वो युग्मक बनेगा, जो होगा 22+1। पुरुषों में जो है दो तरीके के लिंग क्रोमोसोम्स बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं, तो उसमें युग्मज भी जो है बच्चों दो प्रकार के बनेंगे। कौन से? 22+X और 22+Y बन जाएगा। तो बच्चों फिर अब जो है दो प्रकार के युग्मज किसने बना दिए, दो प्रकार के शुक्राणु किसने बना दिए? पुरुष ने बनाया, महिला ने एक ही प्रकार का बनाया। तो अब ये 50-50 चांस होता है बच्चों कि कौन सा वाला जो शुक्राणु है वो जाके महिला के अंडाणु के साथ निषेचन करता है। अगर X वाले शुक्राणु X वाले के साथ मिलता है तो ये XX जो है वो क्या बना देता है? मादा बना देता है। और अगर X और Y मिलता है तो ये नर बना देता है। जो शिशु है वो नर यानी कि एक पुरुष रहेगा। इस प्रकार से जो है हमने लिंग जो था वो निर्धारित किया। फिर बच्चों हमने देखा कि किशोर अवस्था में जो है हमें पोषण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो बहुत ज्यादा विकास करता है, बहुत ज्यादा वृद्धि करता है और साथ में जो है बहुत सारा परिवर्तन हमारे शरीर में होता है। इसलिए जो है हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और हमारे शरीर की स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें जो है नहाना चाहिए, नियमित रूप से नहाना चाहिए, योगा करना चाहिए और हमारे शरीर को जो है तंदुरुस्त यानी कि फिट रखना चाहिए। तो बच्चों बस यही चीजें थी जो हमें अब ये दोहराने में पढ़नी थी। इन्हें जो है आपको याद रखना है और मैं आशा करती हूँ कि हमने इतनी बारी से एक ही चीज को दो बार दोहरा, 3 बार दोहरा लिया है, तो आपको जो है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से जो है याद हो गई होंगी।